हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्फ असेसमेंट पेपर 2। इससे पहले मैंने सेल्फ असेसमेंट पेपर 1 का वीडियो अपलोड कर दिया है। आई होप आप लोगों ने देख भी लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट उस वीडियो पर जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि आपको इस नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल्फ असेसमेंट पेपर 2। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन लिखा है मैच द फॉलोइंग, जिसमें लिखा है सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन। तो डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन जो है बच्चों, ये सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसने बनाई थी। तो बच्चों, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो है वो 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाए थे, सो दैट कि शेड्यूल्ड कास्ट जो SC ST के जो लोग हैं वो वंचित ना रहें। ठीक है, उन्हें भी गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन मिले। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है हमारा मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग जो है बच्चों, ये 13 दिसंबर 1906 में मुस्लिम पॉलिटिशियन, कुछ मुस्लिम पॉलिटिशियन जो थे वो ब्रिटिश इंडियन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिले थे, सो दैट कि मुस्लिम वोटर का जो इंटरेस्ट है, मुस्लिम वोटर को भी ध्यान में रखा जाए। और इसके लिए उन्होंने मिलकर के क्या बनाया था, मुस्लिम लीग बनाया था। ठीक है ना। तो किसने बनाया था ये, उसमें मेन लोग कौन सब थे मुस्लिम लीग बनाने में, तो वो थे अली ब्रदर्स। ठीक है, क्या, अली ब्रदर्स। तो सेकंड का हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए थर्ड है जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। आप सबको पता होगा कि रॉलेट एक्ट रूल जो आया था उसके अगेंस्ट में जो है एक जलियांवाला बाग में वहाँ पर एक मीटिंग हो रही थी, जिस पर जनरल डायर ने बिन बताए गोलियों की बौछार की थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये घटना कब की है, तो ये घटना है बच्चों 13 अप्रैल 1999 की। कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में। ठीक है, सो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी जो है अमृतसर में मैच कर देना है आपको। और लास्ट जो बचा गोडेम हिल्स रेबेलियन, ये है आपका अलोरिन सीताराम राजू। सो ऑप्शन ए जो है बच्चों वो आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर जो है इस फिगर को देख करके हमें आंसर देना है इस क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ जो आप फिगर जो देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा कि वाइफ जो है उसको बांध के रखा गया है और मदर जो है उसको कंधे पर रखा गया, सर के ऊपर कह सकते हैं। तो ये एक्चुअली कल्चर था वेस्ट का। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं वेस्ट कल्चर इम्पैक्ट ऑफ द वेस्ट। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या रहा है, द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज पास्ड इन डैश ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बच्चों इन 1920 में नागपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक कॉन्फ्रेंस किया था, जहां पर यह अथॉरिटी दी गई थी कि ये जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगा वो होना है। ये कहाँ पर डिसाइड हुआ था, तो नागपुर सेशन में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन विच स्टेट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है बच्चों वो थाने क्रीक ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र। थाने का एक जगह है, महाराष्ट्र का एक जगह है थाने, वहाँ पर जो है वेस्ट कोस्ट पर स्थित है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। सो आंसर आएगा आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी टाइडल एनर्जी कैन बी इंक्लूडेड। सो बच्चों टाइडल एनर्जी है जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को ही हम लोग रिपन्सेबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, जो जनरली जो है नेचुरल फेनोमेना से जनरेट होता है। ठीक है ना। सो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 96.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज एंड ओनली 2.5 एज
आप सबको पता होगा जितने भी वाटर अवेलेबिलिटी है उसका 96.5% जो है वो ओशियन वाटर होता है, ठीक है, जो यूजेबल नहीं है सॉल्टी होता है, और रेस्ट 2.5% जो है वो फ्रेश वाटर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे, वेयर आर लाइमस्टोन रिजर्व फाउंड इन इंडिया। तो एक्चुअली बच्चों लाइमस्टोन जो है लगभग हर एक स्टेट में, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट में पाया जाता है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा लाइमस्टोन जो है मतलब टोटल क्वांटिटी का 3/4 पार्ट जो है वो कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ से मिलता है। उस जगह का नाम है एमपी मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, ये तीनों नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑल ऑफ द अबव। बात आ रही है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें तो एजर्सन रीजन रिलेटेड क्वेश्चन है। एजर्सन है आपका, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। बिल्कुल सही है। उसका रीजन कह रहा है पावर में ऑल्सो शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। तो ये जो है बच्चों ये दोनों चीज़ सही है। डिफरेंट सोशल ग्रुप को जो है इक्वल पावर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये दोनों सही है, लेकिन इंटरकनेक्शन नहीं है, लिंक नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कम्युनल पॉलिटिक्स द प्रॉब्लम बिकम्स एक्यूट व्हेन। अब देखिए कम्युनल पॉलिटिक्स होता क्या है। सबसे पहले ये चीज़ समझना होगा हमें कि कम्युनल पॉलिटिक्स होता क्या है। जब पॉलिटिक्स जो है, ठीक है ना, कहाँ पे रिलीजन बेस हो जाए, ठीक है, अब ये बिलीफ हो जाए कि एक को जो है, जैसे यहाँ पर लिखा है रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशन टर्म, वन रिलीजन एंड द फॉलोअर्स आर पिटेड अगेंस्ट अदर। एक रिलीजन को ऊंचा बता दो, दूसरे को नीचा बता दो, कुछ इस टाइप से। बिलीफ ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू दोज ऑफ द अदर रिलीजन। और एक ही ऐसा कोई रिलीजन है जो सुपीरियर है, ठीक है, कुछ इस टाइप का अगर बिलीफ होता है इसको हम कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट सिग्निफाई द कार्टून। इस कार्टून को बेस्ट कौन एक्सप्लेन कर रहा है? तो देखिए यहाँ का ऑप्शन आप देखेंगे, कह रहा है द लीडर्स एक्श्योर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन दैट दे विल पास द बिल, देयर इज नो कॉन्सिक्वेंसेज ओवर द अमॉन्ग द ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। बिल्कुल नहीं है। द पार्लियामेंट डज नॉट वांट टू पास द बिल, ये भी बिल्कुल नहीं है। तो नन ऑफ दीज, मेरे ख्याल से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द पर कैपिटा इनकम प्रिपेयर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन 2017, इन विच कैटेगरी इज इंडिया इंक्लूडेड। इंडिया को 2017 में जब वर्ल्ड बैंक ने इनकम प्रिपेयर्ड किया था, पर कैपिटल इनकम प्रिपेयर्ड किया था, तो उसमें इंडिया को किस कैटेगरी में रखा गया था? तो बच्चों उस टाइम इंडिया को लो मिडिल इनकम कंट्री कैटेगरी में रखा गया था, क्योंकि इंडिया का जो पर कैपिटल इनकम था वो था 1036 टू 4045 यूएस डॉलर, ठीक है। इसका बच्चों क्राइटेरिया होता है कि अगर किसी कंट्री का पर कैपिटल इनकम लेस देन 1035 यूएस डॉलर होता है तो वो लोअर कैटेगरी में आएगा। यदि उसका पर कैपिटल इनकम 1036 टू 4045 यूएस डॉलर होता है तो वो होता है आपका लो मिडिल इनकम कंट्रीज, ठीक है। अगर किसी का पर कैपिटल इनकम 4046 टू 12535 डॉलर होता है तो उसको हाई मिडिल इनकम कंट्री रखा जाता है कैटेगरी में, और जिसका पर कैपिटल इनकम ग्रेटर देन 12,536 डॉलर होता है उसे रिच कंट्रीज माना जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये डाटा मैंने इसलिए आपको बता दिया ताकि क्वेश्चन हो सकता है आपको कुछ अलग भी पूछा जा सकता है, इन बातों को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स सम अंडर विच वन। तो ये कल ही हमने आपको बता दिया था कि ये सेकेंडरी
जो है हमारा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में होता है कि हम नेचुरल एक्सप्रेशन से प्रोडक्ट बनाते हैं, और सेकेंडरी में क्या करते हैं कि उसी चीज़ को एक नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो आपका सेकेंडरी, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा देयर आर टू स्टेटमेंट, एजर्सन रीजन वाला क्वेश्चन है। कह रहा इन इंडिया ओवर द 40 ईयर्स बिटवीन 1973 to 74 and 2013 to 14, while production in all the three sectors has increased, it has increased the most in the tertiary sector. Reason है tertiary sector is the only organized sector in the economy, so that the government spend a lot of money for creating jobs in tertiary sector. बच्चों देखो 1973 और 74 में, और दूसरी जो ड्यूरेशन दिया है 2013 और 14 में, ये टर्सरी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो किया था, इंक्रीमेंट हुई थी, ठीक है, ड्यू टू डिमांड इन एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट जो है वो सारा चीज़, सारा इन्वेस्टमेंट इसी में कर दे। तो ये जो रीजन आप देख रहे हो ये रीजन रॉन्ग है, बल्कि एजर्सन जो है सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एजर्सन करेक्ट है बट रीजन जो है आपका वो रॉन्ग है। तो कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है एनालाइज द information given below considering one of the following correct option. Rita has taken a loan of rupees 7 lakh from the bank to purchase a car. The annual interest rate on the loan is 14.5% and the loan is to be repaid in 3 years in monthly installment. The bank retains the paper of the new car as collateral, which will be turned to Rita only when the repays the entire loan with interest. So बच्चों इसका जो आंसर होगा वो टर्म क्रेडिट होगा, ठीक है। टर्म ऑफ क्रेडिट में ही होता है कि जहां पर आपको इंटरेस्ट रेट शो किया जाता है, ठीक है, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन से किया जाता है, और कोलैटरल चीजें शो होती है। ये तीनों चीजें आपको सिर्फ टर्म ऑफ क्रेडिट में दिखती है। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority is। तो बच्चों ये होता है मेजोरिटिज्म। इसके मेजोरिटिज्म का मतलब होता है जिस कम्युनिटी के, जिस कास्ट के मेजोरिटी है वो रूल कर सकता है, और जिस तरीके से चाहे उस तरीके से रूल कर सकता है, बगैर ये ध्यान में रखे कि उस माइनॉरिटी का क्या होगा, उनकी नीड, उनकी तो उस नीड का क्या होगा, सब कुछ को जाने बगैर। सो बच्चों इसका जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 15 का, वो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। सो बच्चों इसमें जो देखा जाए तो कह रहा है 59% पीपल लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक द डच लैंग्वेज, 30% ऑफ पीपल लिविंग इन द बेल्गरी रीजन स्पीक फ्रेंच, 10% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन, और 1% ऑफ बेल्जियम स्पीक रशियन। तो ये जो ऑप्शन देख रहे हो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन ए ओनली करेक्ट है, क्योंकि 59% लोग जो हैं वो फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं और डच लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। एक्चुअली बच्चों इसका अगर पूरा डिटेल से मैं आपको बताऊं तो 59% जो है डच लिविंग है, ठीक है, वो जो ऑप्शन 1 में लिखा है फ्लेमिश रीजन में, 40% जो है फ्रेंच लिविंग है, और रेस्ट 1% जो है वो जर्मन है, ठीक है। इस तरीके का एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम का है। सो ओनली ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड एज एजर्सन एंड रीजन। कह रहा द कल्टीवेशन ऑफ राइस इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, बिल्कुल सही है। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, बिल्कुल सही है बच्चों, और आपस में इंटरलिंक भी है, ठीक है। सो इसको हम कह सकते हैं ऑप्शन ए, एजर्सन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड द गुड एक्सप्लेनेशन एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एनालाइज द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो कंसिडरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है हाउएवर द फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट such a useful measure since country have different population. Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. Are people in our country better off than others in different country? Hence we compare the average income, which is the total income of the country divided by the total population. So average income is also called as per capita income. Option D correct है, ऑलरेडी वो लिख ही दिया उसी में।
नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, देयर आर टू स्टेटमेंट, फिर से अजर्सन और रीजन वाला आ गया। कह रहा है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, पीपल वांट फ्रीडम, इक्वलिटी, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। तो ये पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जो अलग अलग लोग होते हैं उनके अलग अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं, और सबको चाहिए फ्रीडम, इक्वलिटी, सिक्योरिटी। तो ये दोनों सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब कोलैटरल। तो कोलैटरल जो होता है बच्चों, वो होता है एसेट्स एज अ गारंटी फॉर अ लोन। ठीक है, अब क्या होता है कोलैटरल में, क्या होता है कि जो बोरोवर्स हैं, जो लोन लेने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं अपना प्रॉपर्टी, हाउस, ठीक, सम ऑफ द मेन रीजन ड्यू टू विच द यूरोपियन माइग्रेटेड इन द लार्ज नंबर टू अमेरिका ड्यूरिंग 17th एंड 18th सेंचुरी। सो बच्चों 17th और 18th सेंचुरी में एक्चुअली हुआ क्या था, तो यूरोप की जो पॉपुलेशन वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, एक तो ये रीज़न था। दूसरा ये रीज़न था कि अमेरिका में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी थी, मतलब काम मिल रहा था। ठीक है, वर्क की वजह से लोग जो है यूरोप से माइग्रेट कर गए। और तीसरा क्लास रूल था। ठीक है, यही तीन रीज़न थे जिसकी वजह से 17th 18th सेंचुरी में यूरोप से लोग अमेरिका माइग्रेट हो गए। आप आंसर कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, ये रहा आंसर। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का और पार्ट। करें व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द कॉन्फ्रेंस दैट टुक प्लेस इन बर्लिन इन 1885। बर्लिन में 1885 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसका मोटिव क्या था। ठीक है, सो देखिए बर्लिन में जो आपका मीटिंग हुआ था 18 में, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बर्लिन कॉन्फ्रेंस वाज टू मेंटेन द पॉइंट ऑफ सिटिंग अप इंटरनेशनल रूल्स फॉर मेकिंग क्लेम टू अफ्रीकियन लैंड, टू मेंटेन ए स्ट्रेटजिक डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रिप बिटवीन यूरोपियन पावर। देखिए बर्लिन कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले क्या हुआ था कि इंटरनेशनल रूल को जो है बनाए रखना है, सो दैट कि वो क्लेम कर सके अफ्रीकन लैंड को, और मेंटेन स्ट्रेटजिक डिस्टेंस, और एक डिस्टेंस बनाना चाह रहे थे यूरोपियन पावर से। यही दो चीज़ जो है, और ये मेन ऑब्जेक्टिव थे बर्लिन कॉन्फ्रेंस के। आप कुछ इस टाइप से आंसर लिख सकते हो, ये जो आपको दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एंडेमिक स्पीसीज। तो स्पीसीज दैट आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन सच एज हिल्स, ठीक है, एंड नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। एक ऐसा स्पीसीज जो आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन में दिखने को मिलता है, उसे हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। आसान है, बिल्कुल 2 लाइन का आंसर है ये सिर्फ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज इथनिक कंपोजिशन ऑफ द बेल्जियम। तो बेल्जियम का इथनिक कंपोजिशन क्या था, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बताया था कि 59% जो लोग थे वो जो है डच लिविंग थे, जो फ्लेमिश रीजन में रह रहे थे। 40% जो है फ्रेंच लिविंग थे इन द वॉलेशियन रीजन, एंड रेस्ट 1% जो था वो जर्मन था। ठीक है, ये एथनिक कंपोजिशन था बेल्जियम का। ठीक है, आंसर कुछ इस टाइप से आप लिख सकते हैं, जो आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बेटर विजिबिलिटी के लिए मैंने कलर चेंज कर दिया है, अब और ही भी अच्छे से आपको लोगों को दिख रहा होगा। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज 59% डच लिविंग in the Flemish region, 40% French living in the Wallonia region, and 1% rest 1% in Germans. चलिए नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टैरिफ।
टैरिफ से आप क्या समझते हो? तो टैरिफ बच्चों एक तरीके का टैक्स होता है जो गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है उन सारे वस्तुओं पे जो फॉरेन से आती है, दूसरे कंट्री से आती है, सो दैट कि उनका जो हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसी रेंज का, उसी टाइप का, उसका जो प्राइस है वो सेम बना रहे, ज़्यादा वैरी ना करे। अगर ज़्यादा सस्ता हो जाए, ज़्यादा चीपर हो जाएगा विदेशी प्रोडक्ट, तो लोग क्या करेंगे? विदेशी खरीदेंगे, डोमेस्टिक परचेज नहीं करेंगे। तो उसी को बैलेंस बनाए रखने के लिए जो टैक्स लगाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा इन विदेशी प्रोडक्ट पर, इन फॉरेनर गुड्स पर, उसे हम टैरिफ कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर कुछ आप इस टाइप से लिख सकते हो जो मेरे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ फॉर बेटर विजिबिलिटी। ये देखिए, कराया टैरिफ इज अ टैक्स imposed by a government on goods and services imported from other countries that serve to increase the price and make import less desirable or at least less competitive versus domestic good and services। वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया है, उसी को लिखा गया है लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन सेक्शन सी करने वाले हैं हम लोग। शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन करने हैं कोई भी। करा अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथ द वाइडर नेशनलिस्ट sentiments growing in Europe. Which class brought about this change? How did they bring about this change? Explain any two. Okay. तो बच्चों सबसे पहले बोला द मूवमेंट ऑफ लिबरेशन स्टार्टेड विथ द गोल टू अचीव फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड टू एबॉलिश रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड एंड कैपिटल। पहला चीज़ जो था वो ये था कि उन्होंने सोचा कि हमारा जो पहला है वो मार्केट से फ्रीडम चाहिए था उनको सबसे पहला, और दूसरा जो रिस्ट्रिक्शन लगा वो था मूवमेंट ऑफ गुड एंड कैपिटल, उसको हटाया जाए पहला। दूसरा, दो ही हमें एक्सप्लेन करने थे, तो दूसरा जो था वो कह रहा है ड्यूटीज ऑन द गुड्स वर इम्पोज ऑन द बेसिस ऑफ वेट एंड मेजर। टैक्स जो था वस्तुएं पर वो वेट और मेजर के हिसाब से लगाया जाता था। ऑल्सो डिफरेंट रीजन हैड देयर ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर विच वर ऑफन टाइम कंज्यूमिंग टास्क। और अलग अलग जो रीजन थे उसके अलग अलग टैक्स थे अकॉर्डिंग टू वेट एंड मेजर। ठीक है, जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग टैक्स होता था। ठीक है, ये सब चीज़ें जो था मेन अब चीज इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म स्ट्रेंथ के लिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का ही और पार्ट है एक। कह रहा हाउ डिड द बाल्कन रीजन बिकेम द सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871। तो कह रहा था स्प्रेड, तो आप इसको लिख कैसे सकते हो आंसर आप कुछ इस टाइप से आंसर राइटिंग कर सकते हो कि द बाल्कन रीजन बिकम द सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 ड्यू टू स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म एज ऑल्सो द disintegration of the Ottoman Empire that had previously ruled over the area. The different Slavic community in the Balkans began to strive for independent rule. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ इज सोशल डाइवर्सिटी accommodated इन डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो देखिए अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इन डेमोक्रेसी हेल्प्स द सिटीजन टू लीड अ पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ। ये जो अकोमोडेशन है सोशल डाइवर्सिटी में, ये सिटीजन को पीसफुल लाइफ जीने में हेल्प करता है। ठीक है, दिस हैपेंस व्हेन वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल डिवीजन आर अकोमोडेटेड, और ये तब होता है जब अलग अलग टाइप के सोशल डिवीजन जो है होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन एनी 3 स्टेप्स टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। अब लैंड डिग्रेडेशन ऑफ इंडिया को रोकने के लिए 3 स्टेप क्या क्या हो सकते हैं।
तो पहला स्टेप हो सकता है बच्चों एफोर्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, हम नए नए पेड़ लगाएं और ग्रेजिंग मैनेजमेंट इम्प्रूव करें। तीसरा क्या हो सकता है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून बाय ग्रोइंग थॉर्न्स बुशेज। अब छोटी छोटी झाड़ी लगा सकते हो आप, ठीक है, प्लांटिंग शेल्टर्स बेल्ट कर सकते हो, ठीक है, प्लांट का शेल्टर जैसे बना सकते हो। इतना ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग जो हो रहा है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। ये कुछ टिप्स हैं जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। तीसरा है काउंटर प्लगिंग, और काउंटर प्लगिंग एक लास्ट, ये भी एक उपाय हो सकता है, ये भी एक वे हो सकता है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड को रोकने का। तो आप इसको भी इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो जो आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है, या आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ 3 सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो बच्चों देखो डेवलपमेंट ऑफ मिक्स गोल का मतलब ये है कि जो वुमेन्स हैं, जो गर्ल्स है, उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए, उन्हें भी जो है रिस्पेक्ट दिया जाए, तो वो भी इस जॉब में एरिया में आ सकती है, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है इकोनॉमिक में, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, या फिर डेवलपमेंट कह लीजिए आप उसे। और तीसरा क्या हो सकता है कि सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट अगर हम प्रोवाइड करें, तो ये भी जो है इससे क्या हो सकता है कि वुमेन जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी जॉब और बिजनेस में, ठीक है। सो ये 3 चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, तो इससे ये मिक्स गोल डेवलपमेंट अचीव किया जा सकता है। देखिए मैंने कुछ इस टाइप से यहाँ पे लिखा है, ये देखिए पहला लिखा है हमने, इट इज़ ट्रू दैट फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल्स। एग्जाम्पल, इफ वुमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क, अगर वुमेन को एंगेज किया जाए पेड वर्क में, द डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस, सो डिग्निटी इज एन इम्पोर्टेंट गोल। सो उनका क्या होगा, इनसे खुद की डिग्निटी आएगी जो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इट इज ऑल्सो द केस इफ देयर इज अ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड। अगर उनको रिस्पेक्ट दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि ग्रेटर एक्सेप्टेंस आ सकता है आउटसाइड वर्क के लिए, ठीक है। और तीसरा आपको बता ही दिया था कि सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट अगर प्रोवाइड किया जाए तो वुमेन टेक अप अ वैरायटी ऑफ जॉब्स और रन अ बिजनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का। हाउ कैन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्ले अ मेजर रोल टू मेक ग्लोबलाइजेशन फेयर, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के साथ हमें बताना है कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे ग्लोबलाइजेशन को कैसे फेयर तरीके से कर सकती है। तो यहाँ पर हमने आंसर लिखा है, चलिए आपको बताते हैं। लिखा है द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन इंश्योरिंग अ फेयर ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इट्स पॉलिसी मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ द रिच एंड पावरफुल बट ऑल द पीपल्स इन द कंट्री। गवर्नमेंट ये कर सकती है कि ऐसी रूल और पॉलिसी बना दे, ठीक है, जिससे इंटरेस्ट जो है, जिससे न सिर्फ धनी अमीर या फिर पावरफुल लोग, बाकी जितने भी लोग हैं कंट्री में, सब उसमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो सकता है। दूसरा, द गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड वर्कर गेट देयर राइट। और जो लेबर लॉ है वो इतना सख्ती से लागू हो सो दैट कि जो वर्कर है उनको उनका राइट मिले, उनको उनका जो पेमेंट है, पेड है, अमाउंट जो है वो पेड हो टाइम से, ठीक है। ये 2 चीज़ जो है अगर किया जाए तो ग्लोबलाइजेशन, फेयर ग्लोबलाइजेशन हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए एलेक्स कोचिंग क्लासेस।